वक्त आ गया है अब वापस जाने का और सबसे सामना करने का, इसलिए तैयारी करो, हम लोग जल्दी चलेंगे इंडिया। ऐसा कहकर आयशा खामोश हो जाती है और वही आर्यन उसकी बात सुनकर तिरछा मुस्कुराता है। वह जानता था कि आयशा की खाने का मतलब क्या है, आयशा की बात का मतलब क्या है, वह बहुत अच्छे से जानता था। वह अब अपने परिवार से सामना करने के लिए तैयार थी। थोड़ी देर में उनकी कार आकर एक बहुत बड़े विला के सामने रुकती है। वह राजावत विला, लंदन का सबसे खूबसूरत वाला। आयशा मफिन और कपकेक को संभालते हुए बाहर निकलती है। कर से आर्यन वहां से आगे की तरफ बढ़ जाता है क्योंकि उसे कहीं और भी जाना था और आयशा मशीन और कपकेक के साथ अंदर जाने लगती है। आयशा ने अभी उसे विला की दहलीज पर कदम रखा ही था कि कोई आकर एकदम से उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसके गोद में खेल रही उसे कपकेक को ले लेता है और इसी के साथ एक और हाथ आगे आता है और मफिन को अपनी गोद में ले लेता है। आयशा जब अपनी नजर उठाकर सामने देखती है तो सामने कोई और नहीं, 45 साल की एक औरत जिन्होंने एक रॉयल साड़ी पहनी हुई थी और उनका लुक भी काफी रॉयल था, एलिगेंट था और उनके हाथ में इस वक्त मफिन था और उनके बगल में ही एक और खड़े थे जिनकी उम्र 47 साल की थी, जिन्होंने इस वक्त बिजनेस सूट पहना हुआ था, उनके हाथ में कपकेक थी। आयशा उन दोनों शख्सियत को देखकर मुस्कुराती है और झुककर आशीर्वाद लेती है और अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा देती है। वह जानती थी कि यह रोज का है। लिए जान लेते हैं इन लोगों के बारे में। राजावत फैमिली। राजावत फैमिली के हेड शोभित राजावत और उनकी बेगम साहिबा अनुप्रिया राजावत, ये दादाजी और दादी जी हैं। इनका बस एक ही बैठे हैं, उनका नाम है कारण राजावत और उनकी बीवी है कीर्ति राजावत। करण जी के हाथ में इस वक्त कपकेक थी और कीर्ति जी के गोद में इस वक्त मफिन था। वह अपनी नानी को देखकर काफी खुश था और वह उन्हें देखते हुए अपने छोटे छोटे हाथों से उनका चेहरा छूता है और छुटे हुए क्यूट सी आवाज में कहता है, ना नी ना नी। वही प्रीति की मशीन के मुंह से अपने लिए नई सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और भी बड़ी हो जाती है और वह उसके प्यार से चेहरे को छूते हुए कहती है, हाँ हाँ मैं आपकी नानी हूँ मेरे राजा बेटा। वही करण जी के हाथों में मौजूद कपकेक भी करण जी देखकर खुशी के साथ चिल्लाते हुए कहती है, ना 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 ना। करण जी कपकेक की हरकत पर मुस्कुरा देते हैं और कीर्ति जी और करण जी दोनों ही अपने हाथ में बच्चों को लेकर लिविंग हॉल की तरफ चले जाते हैं। लिविंग हॉल में इस वक्त दादी जी और दादाजी मौजूद थे और कीर्ति जी करण जी जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। अभी वह दोनों बैठे ही हुए थे तभी दादाजी और दादी जी जो आराम से बैठे हुए थे अपनी जगह, मफिन दादाजी को देखकर उनकी तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। ये देखकर कीर्ति जी मफिन को दादाजी को दे देती है और वही मफिन को दादाजी की गोद में देखकर कपकेक गुस्से से मुंह फुला लेती है और वह करण जी की गोद से छूटने के लिए कोशिश करने लगती है। वही करण जी उसकी हरकत पर अपना सरनाम दिला देते हैं और उसे दादाजी के पास बैठा देते हैं। बच्चे 11 महीने की हो चुके थे, इस वजह से वह दोनों अब बैठने भी लगे थे, थोड़ा बहुत चलाते भी थे। अब बात करते हैं कारण और कीर्ति जी के बच्चों की। तो उनके दो बच्चे हैं, एक अंशी जो 25 साल की है और अभिमान और उसकी बीवी अमृता। अभियान की उम्र 29 साल की है और अमृता की उम्र 25 साल की है। इन दोनों की शादी को लगभग 2 साल हो चुके हैं। अभियान एक बिजनेसमैन है और अमृता एक हाउसवाइफ है, लेकिन पहले वह अभियान की सेक्रेटरी थी और शादी के बाद भी वह सेक्रेटरी ही है अभियान की। वह कभी कभी ऑफिस जाती है। खैर आते हैं कहानी पर। आयशा इस वक्त किचन में थी और वह किचन से अपने हाथ में एक ट्रे लेकर आती है। उसे ट्रे में छोटे छोटे 2 बोल थे और वह मफिन और कप केक को फीड करने लगती है। इस वक्त उसे बोल में मल्टीग्रेन दलिया थी जो कीर्ति जी ने बच्चों के लिए बनाई थी। बच्चों का डेली का यही रूटीन रहता था। खैर यह है आयशा की नई फैमिली। कमेंट करके जरूर बताना आप लोग कैसी लगी और बच्चों की हरकतों के भी बारे में बताना। एक मुलाकात आहंग की तन्हाई से। इंडिया। एक सुनसान इलाका, दूर दूर तक कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं, बस सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो सीधा रूह तक उतर जाए। वहां एक बहुत ही आलीशान विला खड़ा था जिसकी थीम पूरी तरह ब्लैक और वाइट थी। बाहर से देखने पर ही साफ महसूस होता था कि ये कोई आम जगह नहीं, ये विला बहुत महंगा है, बहुत खास है। इसकी दीवारों पर लगे सफेद काले संगमरमर, बड़ी बड़ी शीशों की खिड़कियां और चारों ओर फैली खामोशी इस जगह को और रहस्यमयी बना रही थी। ये विला किसी कहानी की तरह था, खूबसूरत मगर डरावना, चमकदार मगर ठंडा और खामोश। और तभी उस खामोशी को चीरती हुई तेज आवाजों में 5-6 बड़ी बड़ी कारें वहां आकर रुकती हैं। सब गाड़ियों की एक जैसी आवाजें, जैसे किसी खास पल का ऐलान कर रही हो। कारों के रुकते ही उनके दरवाजे खुलते हैं और उनमें से एक जैसे ड्रेस पहने लंबे चौड़े बॉडीगार्ड्स बाहर निकलते हैं। उनके कपड़े भी उसी विला की थीम की तरह ब्लैक एंड व्हाइट में थे। चेहरों पर कोई भाव नहीं, आंखों में कोई सवाल नहीं, बस एक ठंडी सी सख्ती और हुक्म मानने की आदत। उनमें से एक बॉडीगार्ड आगे बढ़ता है और सबसे महंगी कार का दरवाजा खोलता है। अब जो बाहर निकलता है वो कोई आम इंसान नहीं था।
करीब 6 फुट 3 इंच लंबा, सीधा सादा नहीं, बल्कि ऐसा शरीर मानो किसी ने पत्थर को तराशकर बनाया हो। चौड़ी छाती, मजबूत कंधे और साफ दिखते 8 पैक एब्स, जैसे हर मांसपेशी अपनी ताकत का सबूत दे रही हो। उसकी स्किन हल्की गहरी थी, लेकिन उसमें एक चमक थी जो रात में भी साफ नजर आती थी। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, लेकिन हर लट उसकी पर्सनैलिटी को और रहस्यमयी बना रही थी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा खींचती थी, वो थी उसकी नीली आंखें। गहरी, ठंडी, लेकिन जिंदा, जैसे कोई समंदर हो जिसमें सब कुछ डूब सकता है। कोई उन आंखों में देखे तो शायद खुद को ही भूल जाए। जैसे ही वो आदमी विला के अंदर दाखिल हुआ, वहां का पूरा माहौल बदल गया। सब तरफ एक गहरी सी खामोशी छा गई। विला के अंदर जितने भी नौकर चाकर थे, सबने एक साथ सिर झुका लिया। कोई कुछ नहीं बोला, बस उसके आने भर से ही सबकी नजरें झुक गईं। उसकी चाल में कुछ ऐसा था जो किसी आम इंसान में नहीं होता। वो बहुत आराम से चल रहा था, लेकिन उसके हर कदम में रुतबा और दबदबा साफ दिखता था। ऐसा लग रहा था जैसे ये विला उसी के लिए बना हो। उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी, जो उसे और भी हैंडसम बना रही थी। बालों की छोटी सी चोटी पीछे बंधी थी और आगे से बाल बहुत अच्छे से सेट किए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो, कसकर तैयार किया गया, एकदम परफेक्ट। उसकी कलाई में एक बहुत ही महंगी घड़ी थी, जो उसके रुतबे को और बड़ा बना रही थी। वो घड़ी भी ऐसे चमक रही थी जैसे जानती हो कि वो किसके हाथ में है। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस सीधा अंदर चला गया, और उसके साथ साथ पूरे विला में सन्नाटा और गहरा हो गया। वो जैसे ही अंदर आया, उसकी नीली आंखें चारों तरफ घूमी। लेकिन एक पल के लिए उसकी नजर विला के बटलर पर जाकर रुकी। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर हिलाया, एक छोटा सा इशारा, मगर उसमें साफ आदेश था। बटलर ने तुरंत सिर झुका लिया और एक कदम पीछे हट गया। फिर वो सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसके कदम भारी थे, लेकिन बहुत शांत। ऐसा लग रहा था जैसे हर सीढ़ी उसकी मौजूदगी महसूस कर रही हो। पूरा घर एकदम शांत था, बस उसकी चाल की आवाज गूंज रही थी। वो सीधे ऊपर जाकर एक कमरे के सामने रुका और दरवाजा खोला। ये कमरा कोई आम कमरा नहीं था, ये था मास्टर बेडरूम। कमरे की थीम बाकी विला से बिल्कुल अलग और बेहद अनोखी थी। दीवारें सफेद थीं, लेकिन उन पर काले डिजाइन उकेरे गए थे। फर्श पर गहरे ग्रे रंग की नरम कालीन बिछी थी, और कमरे की लाइटिंग इतनी सॉफ्ट थी कि सब कुछ और भी खूबसूरत लग रहा था। खिड़की के पास हल्के कपड़े के लंबे पर्दे हवा से हल्का हल्का हिल रहे थे। लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता था, वो था कमरे की एक पूरी दीवार। उस दीवार पर एक लड़की की ढेर सारी तस्वीरें लगी थीं। हर तस्वीर में वही लड़की थी, कभी मुस्कुराते हुए, कभी किताब पढ़ते हुए, कभी झील के किनारे खड़ी, तो कभी किसी फूल को निहारती हुई। कुछ तस्वीरें काले और सफेद रंग में थीं, और कुछ रंगीन, लेकिन हर तस्वीर में उस लड़की की मासूमियत और गहराई साफ नजर आती थी। उसकी आंखें जैसे कुछ कहना चाहती हों। वो आदमी कुछ देर तक बस उन तस्वीरों को देखता रहा। उसकी नीली आंखों में एक चमक सी आ गई थी, जैसे कोई याद फिर से ताज़ा हो गई हो। फिर वो धीरे धीरे कमरे के अंदर गया, दरवाजा बंद हुआ, और वो कमरे में कुछ पल तक खामोश खड़ा रहा, जैसे हर दीवार, हर कोना उसके जज्बातों को चुपचाप सुन रहा हो। फिर उसने धीरे धीरे अपने कदम उस दीवार की तरफ बढ़ाए, जहां वो लड़की की तस्वीरें लगी थीं। हर कदम के साथ उसकी आंखों की नमी और गहरी होती जा रही थी। वो एक तस्वीर के सामने जाकर रुक गया, वही तस्वीर जिसमें वो लड़की हल्की मुस्कान लिए उसके ही तरफ देखती सी लग रही थी, जैसे उसकी रूह उसी फ्रेम में कैद हो। उसने कांपते हाथों से उस तस्वीर पर हल्के से उंगलियां फिराईं, बड़े प्यार से, जैसे वो कांच के पार से उसे महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसके होंठ हिले, आवाज धीमी थी, पर दिल से निकली हुई। बीवी, 2 साल हो गए तुम्हें गए हुए, अब तो वापस आ जाओ। कब तक इतना तड़पाओगी अपने हबी को? उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उसमें इंतजार भी था, एक उम्मीद जो अब भी जिंदा थी। कमरे की फिजा और भी भारी हो गई थी, और उसकी आंखें उस तस्वीर पर ही ठहरी रहीं, जैसे वो वहीं से उसे देख रहा हो, और शायद वो लड़की भी कहीं से सुन रही हो। वो उस तस्वीर के थेम खड़ा रहा, बस खड़ा रहा, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। कमरे की घड़ी की टिक टिक भी अब धीमी लगने लगी थी। उसकी नीली आंखें उस तस्वीर पर टिकी थीं, लेकिन अब उनमें ठहराव नहीं था, अब उनमें एक हलचल थी, एक बेचैनी थी। धीरे धीरे उसने हाथ बढ़ाया और वो तस्वीर अपने सीने से लगा ली। जैसे कोई बरसों पुरानी धड़कन फिर से लौट आए हो, जैसे उस तस्वीर में उसका पूरा जहां बसता हो। वो तस्वीर उसकी चौड़ी छाती से लगी थी, और उसके होठों से कोई शब्द नहीं निकले, मगर उसकी रूह चीख रही थी। अब तक जो आंखें बेहद ठंडी और शांत थीं, उनमें नमी उतरने लगी थी।
एक गहरी उदासी उन नीली आंखों में भरने लगी। फिर वो नमी चुपचाप एक आंसू बनकर बह निकली। एक अकेला आंसू जो उसकी आंख से गिरा और तस्वीर के कोने से टकराया। शायद उस तस्वीर में मौजूद लड़की ने भी उस आंसू को महसूस किया हो, शायद उसे भी उस पल एहसास हुआ हो कि कोई उसे आज भी टूटकर चाहता है। वो चुप था, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। वो तस्वीर अब भी उसके सीने से लगी हुई थी, जैसे उसकी रूह उसी के साथ बंधी हो। उसकी सांसें भारी होने लगी थीं और गला रुंधने लगा था। दिल की दीवारें अब कमजोर हो चुकी थीं और अब वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने बहुत धीमी आवाज में कांपते लहजे में कहा, वापस आ जाओ बीवी, टूट गया हूं तुम्हारे बिना। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि जैसे हर शब्द के साथ उसका दिल टुकड़ों में गिर रहा हो। जानता हूं, मैंने बहुत गलत किया। तुम थी फिर भी मेरे अपने लोग दूसरी शादी की बात करते रहे। और मैं बस चुप रहा। उसकी आंखों से बहते आंसू अब रुक नहीं रहे थे। वो तस्वीर पर गिर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो तस्वीर भी रो रही हो। माफ कर दो मुझे, एक बार बस लौट आओ। देखो, तुम्हारा वो शांत मजबूत सा पति अब टूट चुका है। हर सांस में बस तुम हो, हर खामोशी में सिर्फ तुम्हारा नाम। वापस आ जाओ बीवी, बस एक बार। कमरे की खामोशी अब चीख बन चुकी थी। उसकी आंखें लाल थीं, पर उनमें अब भी एक उम्मीद बाकी थी, उसकी बीवी की वापसी की। वो अब भी उस तस्वीर को सीने से लगाए खड़ा था, जैसे वो तस्वीर ही उसका आखिरी सहारा हो। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और अब उसकी आवाज में सिर्फ टूटन थी, कोई गुरूर नहीं, बस पछतावा। उसने कांपते होठों से धीरे से कहा, जानता हूं गलती हुई है मुझसे, पर वादा करता हूं अब कभी तुम्हारे सामने से मुंह नहीं मोड़ूंगा, कभी नहीं। उसकी आंखें भीग चुकी थीं, वो अब जमीन पर बैठ गया, तस्वीर अब भी सीने से लगी थी और उसने सिर झुका लिया। माफ कर दो बीवी, प्लीज वापस आ जाओ। अपनी जान के लिए आ जाओ, अपने उस हबी के लिए जो बस तुम्हारा था, है और हमेशा रहेगा। उसकी सांसें लड़खड़ाने लगी थीं, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई थी, एक सच्चे पछतावे की। तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर होगी। बस लौट आओ एक बार। कमरे में फैला सन्नाटा अब उस टूटे दिल की चीख को अपने अंदर समेटे हुए था। वो अब भी वहीं बैठा था, तस्वीर को ऐसे पकड़े हुए जैसे अगर छोड़ी तो वो भी बिखर जाएगा। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, जैसे खुद से भी डरता हो। आंसू उसकी आंखों में ही थे, लेकिन अब उसने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। उसने जमीन पर अपने घुटने टिकाए और वहीं बैठ गया, हाथों में तस्वीर को मजबूती से पकड़े हुए, जैसे वो अपने अंदर एक दुनिया को समेटे हुए हो जो अब टूटने जा रही थी। घंटों तक वो ऐसे ही बैठा रहा, सिर्फ खामोशी थी और कुछ नहीं। उस खामोशी में भी वो दर्द महसूस हो रहा था। उसकी सांसें धीरे धीरे भारी हो रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक उम्मीद जिंदा थी। शायद कोई करिश्मा होगा, शायद वो लड़की वापस आएगी, या फिर शायद यही उसकी सजा थी, इस खामोशी में अपना आत्मा खो देना। वो घड़ी की टिक टिक को भी सुन सकता था, जो जैसे उसकी रूह की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। कुछ भी नहीं बदला, बस वक्त वहीं थमा हुआ था और वो घबराहट में बैठा हुआ था। आंखें बंद करके बैठा हूं, यादों के साए में। दिल की आवाज को दबा रहा हूं, तेरे बिना कुछ भी नहीं, बस तन्हाई में। घंटों बीत गए, मगर दिल की ये खामोशी। तुझसे किए वादों की सजा अब मेरी तन्हाई में। तुमसे दूर होकर भी तुम्हारी राहों में खो गया हूं। बस एक ही दुआ है कि लौट आओ, तुम्हारे बिना मैं तो मर चुका हूं। आहंग के जज्बात और चाइल्डहुड मेमोरी। ए फ्लैट आगे योजक चिन्ह। उसने अचानक ही तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया, इतनी जोर से जैसे वो तस्वीर नहीं, उसका आखिरी सहारा हो। उसके होंठ कांप रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, पर आवाज कहीं गले में ही अटक गई थी। तुम सुन रही हो ना? उसकी आवाज टूटी हुई थी, पर उसमें अब भी एक जिद थी, एक उम्मीद। देखो, मैं फिर टूट रहा हूं, जैसे पहले टूटा था, लेकिन इस बार तुम नहीं आई तो शायद मैं खुद को कभी जोड़ नहीं पाऊंगा। वो तस्वीर को देखते हुए हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में एक अजीब सी खालीपन थी, जैसे कोई उजड़ा घर जिसमें अब सिर्फ दीवारें बची हों। तुम कहती थी ना कि मैं बहुत गुस्सैल हूं, पर देखो आज मैं बस एक बच्चा बन गया हूं जो सिर्फ तुम्हें मांगता है। वो उठा नहीं, बस वहीं जमीन पर बैठा रहा, अपने घुटनों में सिर छुपा लिया। बाहर हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी और खिड़की से आती बूंदों की टप टप आवाज उसकी बेचैनी में घुल रही थी। कुछ देर बाद उसकी सांसें थोड़ी और भारी हो गईं। शायद रोया नहीं, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह बिखर चुका था। और तभी एक धीमी सी सरसराहट, जैसे कोई परछाई उसके पास से गुजरी हो। उसने धीरे से सिर उठाया। तुम। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद वो उसका वहम था, या फिर उसकी तड़प ने वाकई उस रूह को खींच लिया था। लेकिन उस एक पल में वो फिर मुस्कुराया। अगर ये साया भी तेरा है तो मैं इस अंधेरे में भी जिंदा रह लूंगा, बीवी। योजक चिन्ह। उसने खुद को थोड़ा संभाला, अपनी सिहरती उंगलियों से उस तस्वीर को देखा, एक टक जैसे उसकी रूह उसी में कैद हो। फिर हल्के से मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में एक लरचती हुई शिद्दत थी। तुम्हारे बिना ये सांसें भी बोझ लगती हैं। उसने तस्वीर को अपने होठों से लगाया। एक लंबी, गहरी और जज्बातों से भरी किस, जैसे हर टूटे टुकड़े को चूम कर फिर से जोड़ना चाहता हो। जैसे वो तस्वीर ही उसकी दुनिया हो, उसकी मोहब्बत की आखिरी निशानी। उसने बहुत धीमे से तस्वीर को वहीं रख दिया जहां से उठाया था। नजरों से उसे आखिरी बार छुआ और फिर मुड़ गया। वो सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ा, दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे शर्ट के बटन खोलने लगा। हर बटन के साथ जैसे उसके सीने पर दबे जज्बात भी खुल रहे थे। शर्ट उतरते ही उसके मस्कुलर चेस्ट सामने आई, छाती चौड़ी, बाजू सख्त, हर मांसपेशी जैसे मोहब्बत में जली हुई हो। उसने वॉशरूम का शावर चालू किया और एक गहरी सांस लेकर पानी के नीचे खड़ा हो गया। शावर की हर बूंद उसके जिस्म से टकरा रही थी, और उसके बदन पर फिसलती वो बूंदें उसे और भी रोशन और खतरनाक बना रही थीं। उसके गीले बाल, भरी दाढ़ी पर टपकते कतरे, और उस उदास चेहरे की आग, सब कुछ उसे किसी टूटे हुए मगर अब भी मोहब्बत में डूबे राक्षस जैसा बना रहा था। उसके होंठ बुदबुदाए, एक बार, सिर्फ एक बार आ जाओ। उसकी आंखें फिर भी बंद थीं, पर उस अंधेरे में भी उसका इंतजार अब भी जाग रहा था। योजक चिन्ह। बहुत ही हसीन, मासूम और दिल को छू जाने वाला मोड़ है, महबूबा। अब उसी बहते पानी, बंद आंखों और भरे हुए सीने के साथ उस बीते वक्त की परछाई को पेश करता हूँ, एक नर्म याद जो सीने में चुभती भी है और सुकून भी देती है। योजक चिन्ह। शावर की बूंदें अब भी उसके जिस्म पर गिर रही थीं, पर उसकी आंखें बंद थीं। उसके सामने अब अंधेरा नहीं, बल्कि अतीत का उजाला था। धीरे धीरे एक मासूम सी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। जान, देखो ना, मेरी गुड़िया टूट गई। वो आवाज इतनी कोमल, इतनी प्यारी थी, जैसे रूह को छू जाए। अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। भीगे बदन के साथ उसकी मांसपेशियां तन गईं, पर वो आंखें अब भी बंद थीं, क्योंकि अब वो वहां नहीं था। वो लौट चुका था उस पुरानी गली में जहां बचपन बसा था। उसे साफ साफ दिखा, एक छोटी सी लड़की, यही कोई 5-6 साल की, दो चोटी बांधी हुई, आंखों में सारा आसमान भरा था, पर होठों पर हल्की सी नाराजगी थी। वो लड़की आयशा थी, और वहीं उसके सामने एक दुबला पतला मगर तेज निगाहों वाला लड़का खड़ा था। उम्र यही कोई 12-13 साल। चेहरे पर एक अजीब सी जिम्मेदारी और अपनापन। वो लड़का कोई और नहीं, अरहान था। वो हर बार जब भी रोती, बस एक ही नाम पुकारती, जान। वो जान बोलती, क्योंकि उसे अरहान कभी नहीं बोलना आया, उसे जबान लड़खड़ाती थी। और अरहान कभी उसे रोने नहीं देता, कभी नहीं टोकता कि मेरा नाम जान नहीं है, क्योंकि उसके लिए उस नाम से बढ़कर कोई रिश्ता ही नहीं था। वो हर बार मुस्करा कर कहता, तेरी जान हमेशा तेरे पास रहेगी, तू रो मत। योजक चिन्ह। शावर का पानी अभी भी बह रहा था, पर अब उसकी आंखों से भी कुछ बह निकला था, पानी नहीं, यादों की तपिश। उसने आंखें खोली और शावर बंद कर दिया। आयशा, उसके होठों से टूटा हुआ नाम निकला। तू मुझे जान कहती थी, और मैं उस जान में ही जीता रहा। अब वो खुद से नहीं बच पा रहा था। वो सिर्फ भीग नहीं रहा था, वो हर उस लम्हे में डूब रहा था, जो अब सिर्फ याद बन चुका था। योजक चिन्ह। वो लम्हा, जो अरहान की यादों में कहीं गहराई में दबा हुआ था, आज फिर से सामने आ गया था। उस समय आयशा सिर्फ 5 या 6 साल की नन्ही सी बच्ची थी। बड़ी बड़ी मासूम आंखें, गोल चेहरा और दो छोटी चोटियों में बंधे उसके बाल। हाथ में एक पुरानी सी गुड़िया थी, जिसे वो हर वक्त सीने से लगाए रखती थी, जैसे वो गुड़िया उसकी पूरी दुनिया हो। और वहीं पास में खड़ा था अरहान, करीब 12-13 साल का, लंबा, तेज निगाहों वाला लड़का। उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व चेहरा, गहरी आवाज और सख्त मिजाज। उसकी चाल, उसका आत्मविश्वास और उसकी गंभीरता किसी भी आम बच्चे से कहीं अलग थी। आयशा अपनी टूटी हुई गुड़िया को लेकर रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, और वो धीरे धीरे जान जान कहकर पुकार रही थी। वो अरहान नहीं कह पाती थी, इसलिए बचपन से ही उसे जान कहकर बुलाती थी। और अरहान को कभी ऐतराज नहीं हुआ। उसे यह शब्द सुनना अच्छा लगता था, क्योंकि उस मासूमियत में एक अपनापन था। अरहान ने उसके हाथ से वो गुड़िया ली और बिना कुछ कहे जमीन पर फेंक दी। आयशा सहम गई, उसकी आंखों में और भी ज्यादा पानी भर आया।
उसने रुकते रुकते पूछा, जान आपने मेरी गुड़िया क्यों फेंकी? अरहान ने एक सख्त मगर ठहराव भरी आवाज में कहा, क्योंकि आपके लिए इससे बेहतर लाऊंगा। ये अब आपके लायक नहीं है। और वो बिना कुछ और कहे चला गया। शाम ढलते ही, जैसे वादा निभाना उसकी आदत हो, अरहान वापस आया। इस बार उसके हाथ में एक सुंदर सी नई गुड़िया थी। महंगी चमकदार कपड़े पहने हुए, बिल्कुल वैसी जैसी टीवी में आती थी। उसने वह गुड़िया चुपचाप आयशा के सामने रख दी और धीरे से कहा, ये आपके लिए लाया हूं। अब इसे कोई नहीं छीन सकता। नन्ही सी आयशा का चेहरा खिल उठा। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि जैसे पूरा आसमान उसके गालों पर उतर आया हो। खुशी में झूमती हुई उसने बिना कुछ कहे अरहान को गले से लगा लिया। अरहान कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसने भी उसे गले से लगा लिया। वो नन्ही बाहें जो उसके कमर के आसपास लिपटी थी और उसका छोटा सा सिर जो उसके सीने से लगा था। उसी पल उसे पहली बार किसी अपने होने का एहसास हुआ था। योजक चिन्ह। और उसी पल अरहान की आंखें खुलीं। हकीकत में लौटते हुए उसने पाया कि कोई नर्म सा स्पर्श उसके सीने पर है। वो तुरंत सतर्क हो गया। एकदम से उसने उस हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींचा, और जो चेहरा सामने आया वो किसी और का नहीं, आयशा का था। वो अब भी उसी तरह नजरों में मोहब्बत लिए उसे देख रही थी, जैसे वक्त कहीं थम गया हो। अरहान की आंखें खुशी से चमक उठीं। कुछ पल के लिए वो कुछ कह नहीं पाया, बस देखता रहा उस चेहरे को, उन आंखों को, जिन्हें देखने के लिए उसकी रूह तरस गई थी। आयशा भी हल्की सी मुस्कान के साथ उसे निहार रही थी। दोनों की आंखों के बीच कोई शब्द नहीं थे, पर लम्हा चीख चीख कर कह रहा था, आप लौट आए। योजक चिन्ह। वॉशरूम में हल्की सी नमी और शावर की आवाज गूंज रही थी। अरहान और आयशा दोनों शावर के नीचे खड़े थे। पानी की बूंदें उनके शरीर से गिर रही थीं, लेकिन उनका ध्यान एक दूसरे पर था। आयशा की नजरों में वह भावनाएं थीं जो सिर्फ अरहान को ही महसूस हो सकती थीं। अरहान उसकी आंखों में गहरे तक डूबा हुआ था और आयशा की हर मुस्कान में कुछ ऐसा था जो उसे बार बार खींचता था। अरहान धीरे से अपनी भावनाओं को महसूस करते हुए आयशा को देखता हुआ, तुम नहीं हो फिर भी तुम मेरे पास हो। तुम हकीकत नहीं फिर भी मेरी हर हकीकत हो। तुम साथ नहीं फिर भी तुम हर कदम मेरे साथ हो। तुम दूर हो फिर भी मेरी हर धड़कन हो। अरहान की आंखों में गहरी तड़प थी, जैसे वह हर पल आयशा को अपनी जिंदगी में महसूस करना चाहता हो। वह धीरे से उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी नर्म त्वचा को महसूस करने के लिए उसे गले लगाने की कोशिश करता है। आगे बढ़कर वह अपने माथे से आयशा के माथे को जोड़कर खड़ा हो जाता है और शॉवर से गिर रहे पानी अरहान की बॉडी पर ठहर रही थी। माथे से माथा मिला और एक सन्नाटा सा गूंजा। खुशबू तुम्हारी जज्बातों की हवा में फैल गई। तुमसे जुड़ी वो खामोशी, वो मोहब्बत मेरे दिल में हमेशा हमेशा के लिए बस गई। अरहान अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें आयशा की आंखों से जा टकराती है। वो उसे देखकर मुस्कुराता है और उसको देखकर यकीन करने की कोशिश कर रहा हो जैसे कि वह उसके सामने ही मौजूद है, लेकिन जैसे ही वह उसे अपनी बाहों में लपेटता है, आयशा एक धुंध की तरह गायब हो जाती है। अरहान ठिठक जाता है और एक पल के लिए उसे यकीन ही नहीं होता कि क्या हुआ। आयशा अब उसके सामने नहीं है, बस उसका एहसास और वो प्यारी सी धुंध है जो गायब हो चुकी है। तुमसे मिलने की ख्वाहिश ने मुझे जिंदा रखा। तुम्हारी यादों ने मुझे खुद से जुड़ा रखा। अब तुम नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है। तुम हमेशा मेरे दिल में बस के रखा। अरहान हड़बड़ाते हुए चारों ओर उसे ढूंढता है, लेकिन आयशा कहीं नहीं दिखती। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगते हैं। वह बेतहाशा चारों ओर देखता है, फिर अचानक उसने अपनी मुट्ठी कसकर वॉशरूम के वॉल पर दी और उसका हाथ दीवार से टकराते ही खून बहने लगा। वह आंसू रोक नहीं पाता और अपने हाथ से खून बहते हुए देखता है, जैसे उसकी रूह भी कहीं टूट गई हो। उसकी आंखों में एक दर्द था जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। अरहान खुद को संभाल कर वॉशरूम से बाहर आता है। इस वक्त उसने एक बाथरोब पहना हुआ था और उसके हाथ से खून वैसे ही टपक रहा था। वह उन जख्मों को देखा है और उन जख्मों को देखते हुए कहता है, इन जख्मों में छुपा है दर्द का राज। कभी खुद से कभी तुझसे ये जुदाई का ताज। इन हाथों में खून तो बह रहा है, लेकिन दिल की खामोशी में तेरी यादें अभी तक बसी हैं। योजक चिन्ह। ऐसा कहकर वह अपने जख्मों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और वार्डरोब की तरफ जाता है। वहां से अपना सिंपल सा टी शर्ट एंड ट्राउजर पहनकर बाहर आता है और वैसे ही रूम से बाहर निकल जाता है। अरहान के एहसास। ए फ्लैट आगे। अरहान के हाथ से खून अब भी बह रहा था, पर जैसे उसे उस दर्द का कोई होश नहीं था। उसके लिए सबसे बड़ा जख्म तो वो था जो अभी अभी उसके दिल पर पड़ा था, आयशा का यूं धुंध बनकर गायब हो जाना। भीगे हुए बालों से पानी अब भी टपक रहा था, बदन अब भी गीला था, मगर मन
वो पूरी तरह सूना हो चुका था। अरहान बिना कुछ बोले वॉशरूम से बाहर आया। कमरे की लाइट्स मंद थीं और कमरे में फैली एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी उसकी तन्हाई को सुन रही हों। वो सीधा सीढ़ियों की ओर बढ़ा, गीले कदमों से। हर कदम जैसे भारी होता जा रहा था। सीढ़ियां उतरते वक्त उसकी चाल में एक ठहराव था, एक बोझ था जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता था। नीचे लिविंग हॉल में सब शांत था। वहां एक बहुत बड़ा और शानदार डाइनिंग टेबल था, जिसकी हेड चेयर की ओर बढ़ते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। बस एक खालीपन था जो उसकी आंखों से झलक रहा था। वो धीरे से जाकर हेड चेयर पर बैठ गया। उसकी आंखें अब भी कहीं और थीं, जैसे वो इस दुनिया में नहीं बल्कि उसी धुंध में कहीं भटक रहा हो जहां आयशा खो गई थी। कुछ ही पल बाद 2-3 सर्वेंट्स चुपचाप आए और उसके सामने डिनर सर्व करने लगे। गर्मा गर्म खाना, करी, रोटी, सलाद और सूप। हर चीज एक राजा जैसी ठाट में परोसी गई थी, मगर उस ठाट में स्वाद नहीं था, क्योंकि भूख की जगह अब दर्द ने ले ली थी। अरहान ने बहुत धीमे से एक आध निवाला उठाया, बस यूं ही, ताकि कोई पूछे ना कि खाया क्यों नहीं। पर हर कौर उसके गले में एक कांटे जैसा चुभ रहा था। उसने एक गिलास पानी पिया और फिर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। सर्वेंट्स अब भी एक कोने में खड़े थे, लेकिन कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। अरहान ने बिना किसी की तरफ देखे सीधा सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए। अब की बार वो पहले से भी ज्यादा शांत और ठंडा लग रहा था, जैसे वो अपने ही भीतर कोई जंग लड़ रहा हो। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए सेकंड फ्लोर तक पहुंचा, जहां उसका बेडरूम था। लेकिन इस बार वो अपने कमरे में नहीं गया। उसने उस कमरे की लाइन में बने लास्ट डोर की तरफ देखा, उसका स्टडी रूम। वो धीरे से उस दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होते ही एक अलग ही एहसास ने उसे जकड़ लिया। स्टडी रूम में हर चीज करीने से सजी थी। दीवारों पर किताबों की अलमारियां, एक बड़ा सा ब्लैक मार्बल डेस्क, सामने की खिड़की से बाहर दिखती रात की नमी और कोने में जलती एक धीमी सी लैंप की रोशनी। अरहान ने धीरे से दरवाजा बंद किया और फिर सीधा जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने डेस्क पर रखे एक पुराने नोटबुक को खोला। उसमें वही लफ्ज दर्ज थे जो उसने कभी आयशा के लिए लिखे थे। वो लफ्ज अब स्याही में नहीं, उसकी रूह में समा चुके थे। वो पन्ना पलटा और धीरे से बुदबुदाया, तुम चली गई हो, मगर मैं अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। क्योंकि मुझे यकीन है, जो रूह मोहब्बत में बसी हो वो कभी दूर नहीं जाती। और फिर उसकी आंखों से एक खामोश आंसू उसकी जर्जर होती आत्मा की गवाही देने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अरहान ने लैपटॉप की स्क्रीन बंद की, पर दिमाग में चल रही हलचल अभी थमी नहीं थी। जैसे सैकड़ों ख्याल एक साथ चीख रहे हों और वो उन सब से भागना चाह रहा हो। वो धीरे से अपनी कुर्सी से उठा, गहरी सांस ली और फिर कमरे की मिरर वॉल की तरफ बढ़ा। एक स्लाइडिंग बटन दबाते ही वो शीशे की दीवार दो हिस्सों में खुल गई और उसके सामने बालकनी का रास्ता बन गया। जैसे ही उसने एक कदम बाहर रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके गीले बालों को छूता हुआ गुजरा, उसके चेहरे से टकराया और उस हवा में कहीं कोई जानी पहचानी खुशबू तैरती हुई महसूस हुई। वो एक पल के लिए ठिठक गया। उसकी सांसें धीमी हो गईं, पर धड़कनें तेज। उसने बालकनी की रेलिंग पकड़ी और फिर धीरे से आंखें बंद कर लीं। वो झोंका, जैसे किसी की छुअन थी, जैसे आयशा की उंगलियां फिर से उसके चेहरे पर सरक गई हो। ये सिर्फ हवा है, उसने खुद को समझाया, पर दिल ने कहा नहीं, ये वही है जो कभी तुझमें बसी थी। सामने दूर तक फैला अंधेरा, शहर की चमकती रोशनियां और ऊपर फैला सन्नाटा। पर उस सब के बीच भी आज की रात में कोई अजीब सी महक थी, कोई सुकून और एक बेहिसाब बेचैनी। योजक चिन्ह। अरहान बालकनी की रेलिंग थामे खड़ा था। उसकी नीली आंखें उस गहरे अंधेरे में कहीं दूर टकटकी लगाए देख रही थीं। मानो उस स्याह सन्नाटे में भी वो किसी को तलाश रहा हो, किसी को जो अब वहां नहीं थी, मगर फिर भी हर कोने में बसी हुई थी। हवा अब और सर्द हो चली थी। उसकी शर्ट का कॉलर फड़फड़ाया, बाल हल्के से बिखरे, मगर उसके चेहरे की शिकन नहीं हिली। धीरे से उसने अपनी आंखें बंद की और उसी पल एक चेहरा उसकी पलकों के पीछे उभर आया। आयशा। भीगे बाल, मासूम आंखें और होठों पर वही हल्की सी मुस्कान जो हमेशा उसके दिल की धड़कनों को उलझा देती थी। अरहान की सांसें थम सी गईं। चेहरे पर पहले सख्ती थी, पर अब एक अजीब सी नरमी फैल गई थी। उसके होठों की कोरों पर एक बहुत हल्की, बुझी सी मुस्कान उभरी, जैसे दिल ने एक पल के लिए उस साया को सच मान लिया हो। आयशा। भीगे बाल, मासूम आंखें और होठों पर वही हल्की सी मुस्कान जो हमेशा उसके दिल की धड़कनों को उलझा देती थी। अरहान की सांसें थम सी गईं। चेहरे पर पहले सख्ती थी, पर अब एक अजीब सी नरमी फैल गई थी।
उसके होठों की कोरों पर एक बहुत हल्की बुझी सी मुस्कान उभरी, जैसे दिल ने एक पल के लिए उस साया को सच मान लिया हो। योजक चिन्ह च20 आयशा का दर्द। लंदन, आयशा का बेडरूम, रात का वक्त। रात का खाना खत्म हो चुका था। हवेली के हर कोने में अब खामोशी पसरी हुई थी। सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे, सुकून की नींद में डूबे हुए। लेकिन उस एक कमरे की बालकनी में एक औरत अब भी जाग रही थी। आयशा अपने रूम की बालकनी में खड़ी थी। हल्की ठंडी हवा उसके खुले बालों से खेल रही थी। उसने सिल्क की नाइटी पहनी थी और ऊपर से एक नेट का श्रग ओढ़ रखा था, जो उसकी कोमल परछाई को और भी नाजुक बना रहा था। बालकनी की रेलिंग पर हल्का झुककर वह दूर अंधेरे में कुछ देख रही थी। पर वो कुछ क्या था, कोई नहीं जानता था। शायद अतीत की परछाइयां, शायद कुछ अधूरी यादें। उसकी गहरी काली आंखों में धीरे धीरे नमी तैरने लगी। होंठ हिले और एक धीमी टूटी सी आवाज हवा में बिखर गई। उसे जिंदगी में भी मैं अकेली थी। उसे दुनिया में भी मैं अकेली थी। इस दुनिया में आकर मेरी कमी को, मेरे वजूद को पूरा किया है सिर्फ मेरे दोनों बच्चों ने। उसे दुनिया में मैं अकेले होकर भी खुद को बहुत बिजी समझती थी। लेकिन असली परिवार का मतलब नहीं पता था। यहाँ आकर मुझे असली परिवार का मतलब पता चला है। उसके लफ्जों के साथ ही आंखों से 2 आंसू बह निकले, पर चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था। सिर्फ एक सुकून था कि अब वो अकेली नहीं है। योजक चिन्ह आयशा की बालकनी, रात का सन्नाटा। हल्की हवा अब और भी ठंडी लगने लगी थी, जैसे आसमान भी उसकी हालत समझ रहा हो। आयशा की आंखें अब भी अंधेरे में खोई थीं। कुछ पल यूं ही खामोश खड़ी रही, जैसे किसी जवाब का इंतजार हो। मगर फिर उसकी हल्की भीगी आवाज फिर हवा में घुल गई। वाकई आयशा के साथ बहुत बुरा हुआ है, उसने खुद के लिए तीसरे व्यक्ति में बोला, जैसे खुद से अलग होकर खुद को देख रही हो। परिवार होते हुए भी एक अनाथ की तरह जीना पड़ा। हमसफर होते हुए भी बिना हमसफर के जिंदगी गुजारी। और अब तो उसके घर वाले उसी के हस्बैंड की दूसरी शादी कराना चाह रहे थे। शायद अब तक हो भी गई होगी शादी। उसका गला रुंधने लगा था, लेकिन वो मुस्कुराए, एक कड़वी मुस्कान। लाइफ में आगे बढ़ गए होंगे सब, पर आयशा तो वहीं रुक गई थी, जहां उसने आखिरी बार किसी से प्यार किया था। उसकी आंखों से फिर 2 आंसू गिरे, पर इस बार उसने उन्हें पोंछा नहीं, क्योंकि अब वो आंसू ही उसकी सच्चाई थे, उसके अकेलेपन की आवाज थे। योजक चिन्ह लंदन, आयशा की बालकनी, रात का दूसरा पहर। आसमान अब और गहरा हो चुका था। तारे दूर दूर तक छिप चुके थे, जैसे सब कुछ अंधेरे में समा गया हो। आयशा कुछ पल यूं ही खामोश खड़ी रही, फिर उसकी पलकों ने खुद को धीमे से बंद कर लिया। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने सीने में भरे हुए तूफान को रोकने की आखिरी कोशिश कर रही हो। और जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली, तो उनमें वो मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी सर्दी थी और हल्का सा सख्तपन। अब उसकी आंखों में सवाल थे, खुद से और उस किस्मत से जिसने उसे यहाँ तक ला दिया। उसने खुद को बाहों में जकड़ते हुए फुसफुसाया, मुझे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? क्यों इतना फर्क पड़ रहा है मुझे? अगर वो शख्स आगे बढ़ भी गया है, तो मुझे क्या? आवाज में कंपी थी, एक थकी हुई रूह की। लेकिन जितना वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही टूटती जा रही थी अंदर से। उसे तो कभी फर्क नहीं पड़ा, तो मैं क्यों अब भी उसके ख्यालों में उलझी हूं? वो कुछ पल तक चुप रही, फिर अपनी आंखों को जोर से बंद कर लिया, जैसे उन यादों को वहीं रोक देना चाहती हो। योजक चिन्ह लंदन, आयशा की बालकनी, रात गहराती जा रही है। हवा अब और तेज चलने लगी थी, जैसे वो आयशा के अंदर उठते तूफान को समझ रही हो। आयशा की आंखों से बहते आंसू अब उसके गालों पर नहीं रुक रहे थे, वो बस बहते जा रहे थे, जैसे अब रोकने की भी कोई कोशिश नहीं बची थी। उसकी आवाज टूटी डूबी, लेकिन हर लफ्ज सीधा दिल को चीरने वाला था। मुझे इसलिए फर्क पड़ा है, क्योंकि मैं उस दुनिया में भी अकेली थी, किसी से पहली बार दिल लगाया था, और उसने भी उसी तरह मेरा दिल तोड़ दिया। उसकी उंगलियां बालकनी की रेलिंग पर कस गईं, और होंठ कांपते हुए फिर बोले, और इस दुनिया में आकर भी इस आयशा के साथ भी वही हुआ। धोखा, विश्वासघात और बेगानापन। उसकी नजरें अब आकाश की ओर थीं, मगर उम्मीद कहीं नहीं थी। जिसे अपना सब कुछ समझा, उसने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। घर वाले कभी अपने थे ही नहीं। और वो शख्स जिसे मैंने आज नहीं, बचपन से चाहा, जिसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने ख्वाब, अपने अरमान, अपनी पहचान तक छोड़ दी, वो भी कभी मेरा नहीं हुआ। अब उसकी आवाज टूट चुकी थी, पर दर्द और साफ झलक रहा था। बस इसलिए फर्क पड़ता है मुझे,
क्योंकि मैं सिर्फ प्यार चाहती थी, वो प्यार जिसकी हकदार थी मैं। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं और होठों पर सन्नाटा था। आयशा अब भी वहीं खड़ी थी, मगर अब वो आयशा वैसी नहीं थी। अब उसमें एक खालीपन था, एक सर्द जंग योजक चिन्ह। आयशा का रूम, रात का तीसरा पहर। मुझे इस आयशा का दर्द महसूस हो रहा है, आयशा ने खुद से कहा। एक गहरी सांस ली और फिर जैसे ही वो कुछ और सोचने लगी, अचानक अंदर से दो मासूम सी आवाजें आईं। आ हाँ, वो रोने की धीमी टूटती हुई सी आवाजें थीं, मफिन और कपकेक की। आयशा एक पल में चौंकी। उसकी आंखों में दर्द की जगह अब ममता उतर आई थी। वो तुरंत पलटी, अपने आंसू पोंछती हुई अंदर दौड़ी। जैसे ही कमरे में पहुंची, उसने देखा क्रेडल में उसके दोनों नन्हे फरिश्ते आंखें मसलते हुए रो रहे थे। मफिन की छोटी सी उंगलियां हवा में मम्मा को ढूंढ रही थीं और कपकेक अपनी नन्ही मुट्ठी से चादर को पकड़कर खींच रहा था। आयशा का दिल एक पल को और टूट गया, लेकिन इस बार दर्द नहीं, सिर्फ ममता छलकी। वो झुककर दोनों को बाहों में समेट लेती है। बस मेरे बच्चों, मम्मा आ गई। उसकी आवाज में अब सुकून था, नरमी थी, जैसे मां बनने का एहसास हर दर्द पर मरहम रख देता है। वो दोनों को प्यार से चूमती है, धीरे धीरे गोद में उठाकर बेड पर बैठ जाती है और एक एक कर दोनों को दूध पिलाने लगती है। उन मासूम आंखों ने अब मम्मा को देखकर रोना बंद कर दिया था। उनके चेहरे पर सुकून था और आयशा की आंखों में अब सिर्फ प्यार था, बेहद गहरा, निस्वार्थ, माँ वाला प्यार। आयशा उनके बालों को सहलाते हुए धीमे से बुदबुदाई, मेरे मफिन, मेरे कपकेक, दुनिया में अगर कोई सच में मेरा है तो वो सिर्फ तुम दोनों हो। बाहर रात अभी भी अंधेरी थी, लेकिन उस कमरे में अब रोशनी थी, एक माँ के प्यार की। उसके दोनों बच्चे अपनी मामा को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और उसकी गोद में जाने के लिए उसके पास आ जाते हैं। आयशा भी उन्हें देखकर मुस्कुराती है और उन्हें अपनी गोद में लेकर बेड की तरफ चली जाती है। बेड पर जाकर वह अपनी नाइटी को ऊपर करती है और दोनों को साथ में ही फीडिंग करने लगती है। दोनों बच्चे फीड इन कर लेते हैं और आयशा को अपनी छोटी छोटी आंखों से टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। आयशा भी उन्हें देखकर मुस्कुराती है और थोड़ी देर उनका रूम में लेकर टहलती है और उसके बाद उसके दोनों बच्चे दोबारा सो जाते हैं। ये देखकर ऐसा गहरी सांस लेती है और उन दोनों को अपने साथ बेड पर लेटकर अच्छे से उन बच्चों के चारों तरफ ये लगती है और खुद भी उनके साथ अच्छे से एडजस्ट होकर सो जाती है। डेली रूटीन। अगली सुबह, राजावत पैलेस। आयशा अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हुए उठ जाती है सुबह के 5 बजे ही और उसी के साथ उसके कपकेक एंड मफिन भी उठ जाते हैं। कपकेक और मफिन की हमेशा की आदत थी कि वह आयशा के साथ उठ जाया करते थे और वह आयशा को परेशान तो नहीं करते थे, लेकिन वह अपनी माँ को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं और उसके बाद उनकी बेबी ऑयलिंग होती थी जो आयशा और कीर्ति जी साथ मिलकर करते थे। आयशा को तो अब आने लगी थी, वरना अनुप्रिया जी यानी कि दादी जी और कीर्ति जी दोनों बच्चों को संभालती थी और दोनों बच्चों को बेबी एक्सरसाइज एंड ऑयलिंग करके नहलाकर रेडी करती थी। आयशा आज भी अपने समय के हिसाब से उठ जाती है और अपने बच्चों को भी साथ में लेती है और एक सर्वेंट की हेल्प से बच्चों का बेबी ऑयलिंग का सारा सामान और कपड़े वगैरह लेकर वह बाहर गार्डन एरिया की तरफ चली जाती है। इस वक्त सुबह के 4:30 थे और धूप भी हल्की हल्की निकली थी और काफी खूबसूरत धूप थी और काफी खूबसूरत सुबह भी थी। गार्डन में आयशा आती है तो वहां कीर्ति जी और अनुप्रिया जी पहले से ही मौजूद थे। आयशा उन्हें देखकर गुड मॉर्निंग विश करती है और उनके गले लगाती है। अनुप्रिया जी और कीर्ति जी भी उससे गले लगा लेती है खुशी से और उसके बाद आयशा पहले दादी जी और अपनी मम्मी के साथ मिलकर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज यानी कि योगा करती है और उन्हें योगा के स्टेप बताती है। अनुप्रिया जी के घुटनों में काफी दर्द रहता था, यानी कि दादी जी के घुटनों में काफी दर्द रहता था और आयशा उनका बहुत ख्याल रखती थी। आयशा को भले ही आए हुए यहाँ 2 साल हुए हो, लेकिन ये राजावत फैमिली उसे अपनी फैमिली से बढ़कर भी लगती थी। उसने शुरुआत में कीर्ति जी को उस पर ममता भरा प्यार लुटाते हुए देखा था, इसलिए उसने भी सब कुछ भूलकर कीर्ति जी और करण जी को अपना मम्मी पापा मान लिया और करण जी और कीर्ति जी भी आयशा तो अपनी औलाद से बढ़कर प्यार करते हैं। अच्छा, थोड़ी देर में दादाजी यानी कि शोभित राजावत और कारण राजावत यानी कि आयशा के पापा जी भी वहां आ जाते हैं। इसी के साथ अंशी, अभियान और अमृता भी आ जाते हैं। अभियान और अमृता हस्बैंड वाइफ थे। उन दोनों की शादी को 3 साल हो चुका था, लेकिन इसी साल अमृता को भी बच्चे होने वाला था क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी 7 महीने से और आयशा उसके साथ भी मिलकर हर एक योगा करती थी जो उसने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर किए थे। अंशी वह तो सबसे बड़ी बच्ची थी और अपने मफिन और कपकेक के साथ मिलकर बहुत मस्ती किया करती थी। करण जी की तो जान थे, मफिन, कपकेक और दादाजी कपकेक और मफिन को बहुत प्यार करते थे।
थोड़ी देर में सारी राजावत फैमिली गार्डन एरिया में मौजूद थी और सभी लोग आराम से बैठे हुए थे। बच्चों की बेबी ऑयलिंग एंड एक्सरसाइज हो रही थी जो कि दादी जी और कीर्ति जी मिलकर कर रहे थे और दोनों बच्चे आराम से सब कुछ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। बच्चों की ऑयलिंग हो चुकी थी और सभी लोग वहां पर एक मत बिछाकर बैठे हुए थे और सर्वेंट धीरे धीरे बच्चों की नहलाने के लिए सभी सामान लेकर आ रही थी। छोटे छोटे से बाथटब थे जो वही रखे हुए थे, उनमें पानी भरा हुआ था और मफिन और कप केक दोनों ही उससे बाथटब में बैठे हुए पानी से खेल रहे थे। आयशा अपने बच्चों को देखकर मुस्कुराती है और फिर अमृता को फ्रेश होने के लिए भेज देती है। हालांकि अमृता उससे बड़ी थी लेकिन अमृता से आयशा का रिश्ता एक भाभी से बढ़कर एक बेस्ट फ्रेंड का था। अमृता ने हमेशा ही आयशा को एक बेस्ट फ्रेंड की तरह संभाला था। सिर्फ यही दोनों नहीं, इन दोनों के ग्रुप में एक और ऐड होती है बहुत ही अंशी। अंशी और अमृता भले ही बड़ी थी आयशा से लेकिन उन तीनों का रिश्ता एक सखी परम दोस्त से बढ़कर भी था। वह दोनों ही आयशा की हर एक दुख के साथी थी। बच्चे रेडी हो चुके थे। रेडी होने के बाद उन्होंने शावर भी ले लिया था। इस वक्त हमारी कपकेक में लाइट पिंक कलर की बेबी फ्रॉक पहना हुआ था और जिसमें फ्लावर की डिजाइन बनी हुई थी और हम मफन ने एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर का सिंपल सा टी शर्ट और टी शर्ट एंड हाफ पैंट पहना हुआ था। आयशा भी अपने रूम में जाकर शावर लेती है और शावर लेने के बाद वह वार्डरोब की तरफ जाती है। वहां से उसने एक लाइट पर्पल कलर की साड़ी पहनी थी। वह बाहर आती है और अपने आप को आईने में देखकर मुस्कुराती है और उसके बाद वह नीचे की तरफ चली जाती है जहां इस वक्त परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। उनमें से एक कपल मौजूद नहीं था, वह थे अनिल जी और अनुष्का जी। ये थे आयशा की नई फैमिली मेंबर्स में चाचा चाची, वह दोनों इंडिया में थे। वही अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ अच्छे से था। बच्चे नीचे लिविंग हॉल में जमीन पर बैठकर जो बड़ी से कालीन बिछी हुई थी उसे पर उन लोगों के खिलौने बिखरे हुए थे। वह मैफिन और कपकेक एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। वही सभी बड़े डाइनिंग टेबल पर मौजूद है। दादाजी सभी को एक नज़र देखते हैं और फिर आयशा को देखते हुए अपनी बात कहते हैं। 2 दिन बाद आपको बेस्ट बिजनेस वूमेन का अवार्ड मिलने वाला है, तो आप मुंबई जा रहे हैं। आयशा जो ब्रेकफास्ट कर रही थी उसके हाथ रुक जाते हैं। वह अपनी नज़र उठाकर दादाजी की तरफ देखकर अपना सर हिला देती है तो वही दादाजी आयशा का रिएक्शन देखकर गहरी सांस लेते हैं और फिर सभी घर वालों को देखते हुए कहते हैं, तो ठीक है, सब लोग अपनी तैयारी कर लीजिए, अब हम लोग वहीं मुंबई में शिफ्ट होंगे और हमारा बिजनेस का एक ब्रांच वहां भी है, तो हम अब वहां से हर कंपनी को लीड करेंगे। दादाजी का फैसला सुनकर सभी की नजरें आयशा पार्टी की जाती है और वही ऐसा शांति से अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी और ब्रेकफास्ट करते हुए वह बहुत अच्छे से महसूस कर रही थी कि सभी की नजरें उससे पर टिकी हुई है। ये देखकर वह गहरी सांस लेती है और फिर ब्रेकफास्ट करते हुए ही रहती है। दादाजी ने जो सोचा है अच्छा ही सोचा होगा, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं चलने के लिए तैयार हूं और वहां रहने के लिए भी तैयार हूं। इसके बाद आयशा अपना ब्रेकफास्ट शांति से करती है और घर वाले भी उसका ऐसा रिएक्शन और ऐसा जवाब सुनकर पहले तो शॉक हुए थे क्योंकि आयशा कभी वापस इंडिया नहीं जाना चाहती थी। लेकिन जब सब ने सुना कि आयशा को अवार्ड मिलने वाला है, वह भी मुंबई में, तो सभी परेशान भी थे कि आयशा जाएगी कि नहीं। लेकिन सभी आयशा के फैसले से खुश भी थे क्योंकि अब वक्त आ चुका था कि आयशा सबका सामना करे। सबका दादाजी की खुशी। अब आगे दूसरी तरफ इंडिया, ओबरॉय विला। ओबरॉय विला में सभी लोग अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हुए उठ चुके थे और सभी लोग इस वक्त ब्रेकफास्ट टेबल पर मौजूद थी। दादाजी भी अपनी हेड चेयर पर बैठकर आराम से नाश्ता कर रहे थे। उनके साथ ही उनके बड़े बेटे प्रथम और दूसरे बेटे शैलेश जी वहीं बैठे हुए थे। उनके साथ ही उनकी बीवी लोग भी बैठी हुई थी और कुंती की भी दादाजी के बगल वाली चेयर में बैठी हुई थी। राइट साइड वाली फर्स्ट चेयर पर वह बैठी थी और लेफ्ट साइड की फर्स्ट चेयर पर प्रथम जी बैठे हुए थे। उनके बगल में साक्षी जी बैठी थी और शैलेश जी बैठे थे। शैलेश जी के सामने वाली चेयर पर यानी कि दादी जी के बगल में सुनंदा जी बैठी हुई थी। घर के सभी बच्चे भी मौजूद थे। प्रियम, सोनाक्षी, आकाश, अर्नव सभी लोग बैठकर आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वैसे तो सोनाक्षी की शादी आदित्य से हो चुकी है लेकिन वह अपने मायके आई है कुछ दिन के रहने के लिए। हेयर, अर्नव, आकाश और प्रियम तीनों ही बैठे हुए थे कि तभी शैलेश जी और प्रथम जी एक दूसरे को देखकर कुछ इशारा करते हैं। इसके बदले में प्रथम जी प्रियम, अर्नव, आकाश को देखते हुए कहते हैं, कल अवार्ड शो होने वाला है बेस्ट डिजाइनर और बेस्ट कंपनी को लेकर, तो सारी तैयारियां हो चुकी है। अर्नव और आकाश, प्रियम जो आराम से नाश्ता कर रहे थे, सर झुकाकर प्रथम जी की बात सुनकर उनकी नजरें प्रथम जी की तरफ चली जाती है। प्रियम, आकाश और अर्नव एक दूसरे को देखते हैं तो आकाश उनकी बातों का जवाब देते हुए कहता है, हाँ पापा, सब तैयारी हो चुकी है और सारे डिजाइनर भी रेडी है और मॉडल भी तैयार है, सब कुछ परफेक्ट है एकदम। आकाश की बात सुनकर प्रथम जी, शैलेश जी एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपने पिताजी की तरफ देखते हैं जो खामोशी से अपना सूप पी रहे थे। ये देखकर वह दोनों गहरी सांस लेते हैं और फिर सर झुकाकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं।
ब्रेकफास्ट करने के बाद प्रियम, आकाश और अर्नव तीनों अपनी जगह से खड़े होते हैं और दादी माँ और अपनी मम्मी लोग का आशीर्वाद लेकर वह लोग अपनी कंपनी के लिए निकल जाते हैं। अर्नव ने लाइट ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहना था, प्रियम ने लाइट ग्रीन कलर का बिजनेस सूट पहना था और आकाश में ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना था। आकाश अर्नव बड़े थे और प्रियम उनसे 2 साल छोटा था। उन लोगों के जाने के बाद दादाजी लिविंग हॉल में आकर बैठ जाते हैं। प्रथम जी और शैलेश जी एक दूसरे को देखते हैं और फिर वह भी आकर लिविंग हॉल में बैठ जाते हैं। वह सही मौके का इंतजार कर रहे थे अपने पिताजी से बात करने का और इस वक्त उनके पिताजी अकेले थे तो उन दोनों को बात करना बहुत जरूरी था। दादाजी वहीं बैठे हुए थे और उनके हाथ में एक अखबार था, वह अखबार पढ़ रहे थे। वहीं शैलेश जी और प्रथम जी एक दूसरे को देखकर इशारा करते हैं तो प्रथम जी अपने कदम आगे बढ़कर दादाजी के सामने वाले चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। शैलेश जी भी उनके साथ आकर बैठ जाते हैं। शैलेश जी और प्रथम जी एक दूसरे को देखते हैं और फिर प्रथम जी शैलेश जी को इशारा करते हैं तो शैलेश जी गहरी सांस लेकर अपनी बात शुरू करते हैं। पिताजी, हमने अर्नव से बात कर ली है, कल रात को वह शादी के लिए तैयार है, आप जब भी कहेंगे वह तब शादी करने के लिए तैयार है। कुलभूषण जी यानी कि दादाजी जो अखबार पढ़ने का दिखावा कर रही थी, वह शैलेश जी की बात सुनकर अखबार पर ही अपनी नज़र जमाए हुए कहते हैं, इस बारे में तुम्हें हमसे नहीं शंकर से बात करनी चाहिए क्योंकि उसकी पोती की शादी तुम्हारे बेटे के साथ हो रही है तो तुम उससे जाकर बात करो, इस मसले में मुझसे मत करो बात। ऐसा कहकर दादाजी अखबार को फोल्ड करके वहीं रखते हैं और उसके बाद अपनी छड़ी उठाकर गार्डन की तरफ चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लंदन, आयशा इस वक्त ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने बच्चों को देखते हैं और फिर उनको बाय करते हुए वहां से अपने ऑफिस के लिए चली जाती है क्योंकि थोड़ा बहुत कम उसे समेटना था और आज शाम तक ही वह लोग इंडिया जाने वाले थे तो उसे हिसाब से थोड़ा बहुत उसे मैनेज करना था कुछ चीज, इसलिए वह ऑफिस जा रही थी और 1 घंटे में वापस आ जाने वाली थी। राजावत फैमिली के दादाजी काफी खुश थे ये जानकर कि आयशा ने उन्हें मना नहीं किया, इसलिए वह भी सभी घरवालों को अपनी पैकिंग करने के लिए कह देते हैं। खैर की और अनुप्रिया जी यानी कि दादी जी और कीर्ति जी यानी कि मम्मी जी वह दोनों बच्चों को संभाल रही थी यानी कि मफिन और कप केक उनकी देखरेख में इस वक्त थे। उन्होंने सर्वेंट से कहकर थोड़ी बहुत पैकिंग करने के लिए कह दी थी क्योंकि वह जानती थी वहां जाकर उन्हें वैसे भी सभी चीज मिलाने वाली थी, जो कुछ जरूरी था वह पैकिंग वह खुद करने वाली थी। 1 घंटे बाद आयशा अपना सारा काम समेटकर ऑफिस से राजावत विला वापस आ जाती है। आते ही सबसे पहले वह अपने रूम में जाती है, उसकी नज़र क्रेडल में जाती है जहां पर उसके दोनों बच्चे सो रहे थे, सुकून से होती है। उसके बाद वॉशरूम जाकर फ्रेश होती है, फेस वॉश करके बाहर आती है तो अचानक से उसे कुछ याद आता है, फौरन अपना फोन लेती है और एक नंबर डायल करती है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में दादाजी अभी गार्डन में आए ही हुए थे कि तभी उनके पास रामाचार्य जी भागते हुए आते हैं। उनके हाथ में इस वक्त फोन था और स्क्रीन पर लाडो शो हो रहा था। दादाजी रामाचार्य जी की तरफ देखते हैं तो वह दादाजी की तरफ फोन बढ़ा देते हैं। दादाजी फोन की तरफ देखते हुए खुशी से मुस्कुरा देते हैं और फौरन फोन पिक कर लेते हैं तो उधर से आयशा की चाहती हुई आवाज आती है जिसे सुनकर दादाजी सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वह खामोशी से आयशा की आवाज सुनते रहते हैं। आज वह तकरीबन 1 महीने बाद अपने लाडो की आवाज सुन रहे थे। इन 2 सालों में आयशा दादाजी के टच में तो थी लेकिन बहुत कम, वह जल्दी बात नहीं किया करती थी और दादाजी को मफिन और कप केक के बारे में भी पता था। थोड़ी देर बात करने के बाद दादाजी फोन रख देते हैं और वहीं दूसरी तरफ लंदन में आयशा भी अपना फोन रख देती है, इसे जो बताना था उसने बता दिया था। फोन को देखकर गहरी सांस लेती है और अपने बच्चों को देखते हैं और उसके बाद ही कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो कपबोर्ड में रखे हुए थे उनको कलेक्ट करते हुए वह एक बैग में रखती है। इसी तरह शाम हो जाती है और शाम को राजावत विला के गार्डन में एक प्राइवेट जेट खड़ा था और राजावत फैमिली उसने बैठ जाती है और अपना सफर शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में इसी तरह सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो जाती है। दादाजी ने जब से आयशा से बात की थी तब से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं रहेगा। ये जानकर तो वह और भी ज्यादा खुश थे कि उनकी आयशा अब वापस आ रही है, वह बहुत खुश है और घर वाले उनकी खुशी का राज नहीं जानते थे और ना ही दादाजी ने किसी को खुलकर कुछ बताया था। कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। कुंती दादी की बेचैनी। फोन को देखकर गहरी सांस लेती है और अपने बच्चों को देखते हैं और उसके बाद ही कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो कपबोर्ड में रखे हुए थे उनको कलेक्ट करते हुए वह एक बैग में रखती है। इसी तरह शाम हो जाती है और शाम को राजावत विला के गार्डन में एक प्राइवेट जेट खड़ा था और राजावत फैमिली उसने बैठ जाती है और अपना सफर शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में इसी तरह सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो जाती है। दादाजी ने जब से आयशा से बात की थी तब से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं रहेगा। ये जानकर तो वह और भी ज्यादा खुश थे कि उनकी आयशा अब वापस आ रही है, वह बहुत खुश है और घर वाले उनकी खुशी का राज नहीं जानते थे और ना ही दादाजी ने किसी को खुलकर कुछ बताया था।
राजावत फैमिली वहां से लंदन से तकरीबन शाम के 5 बजे तक बैठी थी और वह लोग अपने प्राइवेट जेट से मुंबई आ रहे थे तो 8 से 9 घंटे लगना ही था। उन लोगों को तकरीबन रात 2 से 3 बजने वाले थे यहां आते आते। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में ओबरॉय विला, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अर्नब, प्रियम और आकाश तीनों ही डाइनिंग टेबल पर इस वक्त बैठे हुए थे और तीनों ही कैजुअल कपड़े में थे। वह सभी अपना सर झुका कर डिनर कर रहे थे और दादाजी के चेहरे पर इस वक्त काफी लंबी मुस्कुराहट थी। आज उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा था क्योंकि वह किसी से कुछ कहकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग परेशान थे कल होने वाले इवेंट के लिए। हालांकि उनकी पूरी तैयारी तो थी, लेकिन जब से उन्होंने सुना था कि AAA कंपनी की ओनर भी आ रही है तो जाहिर था उन्हें टेंशन होना। आयशा की यह कंपनी नंबर 1 डिजाइनर की भी थी, दूसरा उसे अवार्ड मिलने वाला था बिजनेस वुमेन का। सब लोग जानते थे कि इन 2 सालों में AAA कंपनी की कितनी ग्रोथ हुई है, कितनी ज्यादा आगे बढ़ी है ये AAA कंपनी सिर्फ इन 2 सालों में, वरना इन 2 साल से पहले इस कंपनी का कोई भी नामोनिशान नहीं था। लेकिन अब ये कंपनी नंबर 1 कंपनी राजपूत अंपायर को टक्कर देती थी। आयशा की कंपनी वेडिंग प्लानर के साथ साथ डिजाइनर की भी थी जो हर एक से एक कपड़े डिजाइन करते थे। उनकी कंपनी वेडिंग प्लान भी करती थी, काफी खूबसूरत तरीके से, एकदम यूनिक तरीके से करते थे। इसका पूरा दिमाग आर्यन अपने सर उठाता था, तो वही आयशा डिजाइनिंग का जिम्मा उठती थी कि किस तरह की ड्रेस को किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। कल आयशा की कंपनी के 2 बड़े इवेंट होने वाले थे, एक उसकी डिजाइनर कंपनी डिजाइनर ड्रेस को लेकर, दूसरा उसे बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिलने वाला था। खैर, ओबरॉय फैमिली में सभी लोग अपना डिनर करके अपने रूम की तरफ चले जाते हैं, वही दादाजी भी अपनी रूम की तरफ चले जाते हैं। लेकिन कुंती जी का आज हाल बिल्कुल अलग था। न जाने क्यों आज उन्हें रह रहकर बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी, बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो होने वाला है जो शायद अच्छा नहीं होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो शायद किसी के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। वह परेशानी में ठीक से डिनर भी नहीं कर पाए और अपने रूम में आकर वह बैठी हुई थी। अपने रूम में जब वह आती है तो उनकी नज़र उनके हस्बैंड पर जाती है जो काफ़ी खुश थे। उन्हें खुश देखकर कुंती जी अपना मुंह बना लेती है और एक बार फिर से उन्हें गहरी चिंता सताने लगती है, क्योंकि उन्हें जब जब भी इस बात का एहसास होता था कि कुछ गलत होने वाला है तब बहुत कुछ बड़ा गलत होता था। खैर, अब सोने का वक्त हो चुका था, सभी लोग धीरे धीरे गहरी नींद की आगोश में डूब जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अरहान का पर्सनल विला। अरहान इस वक्त अपनी इस रूम में मौजूद था जिस रूम में उसने आयशा की काफ़ी सारी तस्वीर लगाई हुई थी। वह उन तस्वीरों को देखते हुए अपने हाथ में ली हुई सिगरेट को फूंक रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल ना के बराबर थे। वह बड़ी खामोशी के साथ एक तक आयशा की तस्वीरों को देख रहा था। आज सुबह से ही उसकी दिल की धड़कनें बड़ी बड़ी हुई थी, लेकिन हर बार की तरह वह इस बार भी अपने आप को संभाल लेता है। लेकिन शाम से उसे एक अलग सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उससे रहकर ऐसा लग रहा था कि उसकी जान उसके करीब आ रही है। अरहान आयशा की तस्वीरों को देखता रहता है और फिर अपने कदम आयशा की तस्वीरों की तरफ बढ़ते हुए अपना हाथ उसकी तस्वीरें पर फिरता है और दोबारा वापस खींच लेता है। वह अपने उसे हाथ को देखा है जिसमें थोड़ी देर पहले सिगरेट थी। ये देखकर वह अपना हाथ को घूरता है और उसके बाद फौरन वॉशरूम की तरफ जाता है। वहां से कम 5 मिनट बाद वह वॉशरूम से बाहर आता है। इस वक्त उसका हाथ एकदम भीगा था और एकदम लाल हुआ था। जैसी उसने अपने हाथों को बहुत खसखस के रगड़ हो, हाँ उसने रगड़ा ही था। उसने अभी जो थोड़ी देर पहले अपने हाथों में सिगरेट ली हुई थी वह उन हाथों को रगड़ रगड़ कर साफ कर रहा था, जैसे उन पर कुछ गंदगी लगी हुई हो। वह अपने हाथों पर जरा भी ध्यान नहीं देता क्योंकि बहुत ज्यादा रगड़ने की वजह से कई जगह स्क्रैचेस हो गए थे और उनमें से खून आ रहा था। वह अपनी चोट पर बिना ध्यान दिए अपने कदम दोबारा उससे फोटो की तरफ बढ़ता है और उससे फोटो को देखते हुए उससे पर अपनी फिंगर फिर आते हुए कहता है, माफ करना बीवी, गंदे हाथों से तुम्हें छू लिया। ऐसा कहकर वह कुछ पल रुकता है और दोबारा से अपने हाथ में उसकी फोटो फ्रेम लेकर उसे बालकनी की तरफ बढ़ जाता है। बालकनी में जाकर वह ठंडी हवाओं का एक झोंका उसके गालों को छू कर जाता है और वह उन हवाओं को महसूस करके आंखें बंद कर लेता है और उसके बाद आंखें खोलकर अपने हाथ में पड़ी उसे फोटो फ्रेम को देखते हुए कहता है, शाम से बड़ी बेचैनी महसूस हो रही है, मेरी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम करीब आ रहे